हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का। इस सेशन में हम अपने एक और नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल्स। आपको जस्ट इससे पिछले सेशन में ही मैंने समझाया है कि असल में प्रोकैरियोटिक सेल का काम कैसे होता है, क्या क्या उसके चीज अंदर ऑर्गेनिल्स थोड़ी बहुत ही मिलती हैं, राइबोसोम वगैरह। असल में जो उसका बनावट है, उसकी सेल वॉल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, या उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, वो सारी चीजें आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर समझाई थी। अब इस सेशन में जो हम सेल की बात करने जाएंगे वो है यूकैरियोटिक, जिसको हम एक तरीके से एडवांस फॉर्म मानते हैं, क्योंकि आपको बेसिक सा डिफरेंस तो पता ही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कि उनके पास किसके प्रोकैरियोटिक सेल के पास किसके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं पे जब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उन सेल्स के पास आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। सबसे पहला मेजर डिफरेंस यही होता है। और दूसरा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बेटा ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं मिलती। बट वहीं पे जब हम बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और साथ ही साथ इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिटेल है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस चैप्टर में मेन टॉपिक आपका यूकैरियोटिक सेल ही है, बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना और इसके एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर है? देखिएगा, मैं शुरू कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल्स। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने अपनी अपनी एनसीईआरटी जरूर निकाल ली होगी। क्लियर है? तो अपन बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेसिक सा एक ओवरव्यू तो आपके दिमाग में बन ही गया होगा कि न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, बेसिक सी चीजें तो आपको आती ही होंगी, इतनी उम्मीद मैं रखूंगा। सेल ऑर्गेनिल्स के नाम मैं बता चुका हूं, वो सारी सेल ऑर्गेनिल्स भर देना इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। क्या लिखा है? द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट। कौन कौन आते हैं इसमें? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, या फंगी बोलते हैं। ठीक है ना? तो यूकैरियोट्स में सब आ गए, आपके प्रोटिस्टा भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और आपकी फंगी भी आ गई। क्लियर है? सारे के सारे ये यूकैरियोटिक सेल्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। या इन ऑर्गेनिजम्स में आपको कैसी टाइप की सेल्स मिलेंगी? यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब है क्या इसके अंदर, क्या है मेन चीज, सुनना जरा। बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू दी प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। तो असल में प्रोकैरियोट्स में, जैसा कि आपको पता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होती, बट यूकैरियोट्स में इन ऑर्गेनिल्स की भरमार है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसा कि मैं बता चुका हूं, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो मैं साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं। तो बहुत बेहतरीन वर्ड लिखा हुआ है यूकैरियोट्स में कि जो यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें वैसे न्यूक्लियस नहीं आता, जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोट्स का, इसमें बहुत अच्छा कंपार्टमेंटलाइजेशन है। मतलब इसके साइटोप्लाज्म को टुकड़ों में बांट दिया गया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स है और सेल ऑर्गेनिल्स होती है मेम्ब्रेन बाउंड। कैसी होती है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें कंपार्टमेंट छोटे छोटे बहुत सारे बने हुए हैं इन सेल ऑर्गेनिल्स के। किनके? जो सेल की ऑर्गेनिल्स है उसके। वहीं पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो वहां पे होती नहीं है। तो क्या बात का कंपार्टमेंटलाइजेशन? कौन नहीं होती? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल के नाम पे मात्र राइबोसोम मिलता, वो भी बेचारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक है ना? तो वही लिखा है। क्या? इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कंपार्टमेंट टुकड़े हो गए हैं साइटोप्लाज्म के, पूरा यूनिफॉर्म नहीं है जैसे प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उसमें कुछ व्यवस्था नहीं, सब बिखरा हुआ है। क्लियर है? बट यूकैरियोट्स में हर साइटोप्लाज्म का पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनिल्स होती है। किसमें? साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा।
ठीक है ना। और सेल ऑर्गेनील कैसी, मेम्ब्रेन बाउंड। तो जब इन शॉर्ट किसी साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड चीज डालोगे तो कंपार्टमेंट तो क्रिएट हो ही जाएंगे ना, हाँ या ना। तो वही चीज है कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म एक बहुत बेहतरीन तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। रीजन उसका है क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स मिलती है, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। हर कंपार्टमेंट पे अपना अपना अलग अलग काम चल रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जिसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है साइटोप्लाज्म का, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन आता है और पेपर जब आएगा उस टाइम पे ध्यान नहीं आता ये वर्ड, क्लियर है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के ही साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब भाग बांट दिए गए हैं, टुकड़े कर दिए गए हैं, जहां पर अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा होगा। और ऐसा देखने का दृश्य हमें केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलता है, क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे, आगे सुनना। अब पूरे डिटेल में डिस्कशन चलेगा तो सबकी बात है, न्यूक्लियस तो है ही भैया मेन क्राइटेरिया, और उसके साथ साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाऊंगा मैं आपको यूकैरियोटिक सेल्स के। पहला क्लियर हो गया कि इनका साइटोप्लाज्म एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। आगे सुनना। अब इसी के साथ न्यूक्लियस पे आ जाओ। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, एक बेहतरीन तरीके से बना हुआ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया वेल मैनर्ड एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसके पास अपना खुद का एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम उसके न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्लियर है। और ये काम केवल यूकैरियोटिक सेल्स के पास ही होता है। एक बेहतरीन तरीके से तमीज से न्यूक्लियस दिखाया जाता है उसकी सेल के अंदर, और एक वेल मैनर्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बैठा हुआ होता है वो न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ उसकी एक बाउंड्री, उसका एक एनवेलप होता है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं, क्लियर है। इसी के साथ साथ और भी क्या चीज है, तो इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। अब ये क्या बवाल है, कुछ नहीं, बेसिक से इनके जो ढांचा है सेल का, सेल को जो शेप मिलती है वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से मिलती है, साइटोस्केलेटल। और इनके कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, क्या इनके अंदर सीलिया, फ्लैजिला ये सब मिलेंगे, वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो भी यूकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं भैया, बहुत है, इतना है यूकैरियोटिक सेल में, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मजा आएगा, पर इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होती है भाई सेल बायोलॉजी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अलावा इनके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, जो उस सेल को एक प्रॉपर शेप में रखने का काम करते हैं। और लोकोमोटरी क्या, उसके अगर कोई वो सेल मूवमेंट कर सकती है तो सीलिया वगैरह मिलेंगे इसके अंदर, क्लियर है। तो वही चीज बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अलावा भी और चीजें मिलती हैं। और साथ ही साथ आपको जैसा पता है न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो वो कैसे होगा, तो सुनना जरा, यूकैरियोटिक सेल्स का देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, और ऐसे ही फैला हुआ नहीं रहता जैसे प्रोकैरियोट्स में फैला हुआ होता है डीएनए। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स बना के रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बना के रहता है, ऐसे ही फैला हुआ नहीं होता, ठीक है ना, हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूं न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझ आ गई होंगी, क्लियर है, हाँ या ना। कोई दिक्कत, उम्मीद कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। न्यूक्लियस के अलावा भी ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्लियर है, हाँ या ना। आगे बढ़ूं मैं, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो किस किस में पाया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारी चीजें भाई, जैसे साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन कर दिया, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसके जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन कर दिया। न्यूक्लियस तो आएगा ही आएगा भैया, इसी के बेसिस पे तो हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर है, हाँ या ना। अब एक बात और सुनो, अब ये बात आती है, क्या सर इन सब में आपने ये तो बोल दिया कि ये यूकैरियोटिक सेल्स मिलती है, तो क्या वो यूकैरियोटिक सेल्स एक ही तरीके की होती है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है, तो सुनना जरा। ऐसा नहीं होता कि हर यूकैरियोटिक सेल सेम हो बेटा, ऐसा नहीं होता कि हर यूकैरियोटिक सेल्स सेम हो, तो सुनना जरा। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सब यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती। बेसिक सा डिफरेंस तो जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे, प्लांट और एनिमल को देख लो, सबसे बेहतरीन डिफरेंस दिख जाएगा आपको यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ऐसा नहीं है कि हर यूकैरियोटिक सेल एक जैसी ही होगी, लगभग उसके अंदर प्रॉपर्टीज मिल रही है वो मतलब नहीं है, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स में भी डिफरेंस होता है। एक बेसिक एग्जांपल है, प्लांट सेल को देख लो और एक एनिमल सेल को देख लो, और ये दोनों सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possess सेल वॉल, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अभी रुक जाओ,
तो क्या मैंने क्या बोला, यूकैरियोटिक सेल हर एक जैसी नहीं होती। हम मानते हैं न्यूक्लियस दोनों पे होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सेल ऑर्गेनेल्स मिलती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी होगी। आप बेसिक एग्जांपल लेके चले प्लांट और एनिमल सेल का, तो इन दोनों सेल्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत सारी चीजें जो प्लांट के पास है एनिमल पे नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें जो एनिमल सेल्स के पास होती है प्लांट्स के पास नहीं होती। तो वही चीज आई है डिफरेंस दिखाने के लिए। तो सुनना क्या लिखा है, क्या प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट, क्यों, एज द फॉर्मर पजेस सेल वॉल। किसके लिए बात करती है, प्लांट के लिए बात कर रही है। किसके लिए, प्लांट के पास होता है जो चीज मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मर का मतलब प्लांट हो गया और दूसरे का मतलब एनिमल हो गया। तो प्लांट सेल के पास तो क्या होती है, सेल वॉल, क्लियर है, जो कि एनिमल के पास नहीं होती। इसका पहला पॉइंट एब्सेंट लिख दूं या माइनस कर दूं, माइनस एंटी एब्सेंट है ना, सेल वॉल, ठीक है ना। इसके पास होती है, इसके पास नहीं होती, तो वही लिखा है प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके पास प्लास्टिड भी होते हैं, अभी दिखाएंगे क्या होते हैं, और इसके पास वैक्यूल भी होता है। क्या, वैक्यूल भी होता है। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, एक सेकेंड रुकना। प्लास्टिड एंड वैक्यूल, सही है, ठीक है ना। क्या, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, अपनी प्लास्टिड्स होती हैं, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो कि इसमें एब्सेंट होता है। प्लास्टिड भी एब्सेंट, वैक्यूल भी एब्सेंट, ठीक है ना। तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, है तो दोनों यूकैरियोटिक, पर इसमें ये चीजें हैं, इसके पास नहीं है, तो भाई डिफरेंट होती है, क्लियर है। तो वही लिखा है विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो क्या सर एनिमल के पास भी कुछ ऐसी होंगी जो प्लांट के पास नहीं मिलेगी, बिल्कुल वही चीज देखो जरा। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे हाथ पर एनिमल सेल की, एनिमल सेल्स के पास होते हैं सेंट्रियोल्स, जो कि लगभग प्लांट सेल्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के, अगर हम प्लांट सेल्स भी उठा के देख लें उनमें नहीं मिलेगा। फोर्थ कैरेक्टर होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। एनिमल्स में तो प्रेजेंट होता है पर प्लांट में वो एब्सेंट होता है पर फिर भी दोनों यूकैरियोटिक सेल्स, बट नेचर में डिफर कर रही हैं। कुछ चीजें इसके पास है, इसके पास नहीं है, और कुछ इसके पास है, वो इसके पास नहीं है, क्लियर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल हर ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप की होगी, प्लांट्स में अलग है, एनिमल्स में अलग है, एक बेसिक सा डिफरेंस दे दिया, क्लियर है। तो यूकैरियोटिक सेल बेसिक कैरेक्टर्स आपको पता है, न्यूक्लियस मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा, और सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड मिलती है, क्लियर है। वो तो चलता है, पर आप ये कहो कि हर यूकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल एक जैसी है, वो नहीं होगा, क्योंकि प्लांट और एनिमल जो बेसिक दो सेल्स हैं वो उन्हीं में इतना बड़ा डिफरेंस मिल रहा है, क्लियर है। तो बाकी की सेल्स की तो बात ही छोड़ो, फंजाई में तो क्या हालत होगी, क्लियर है, हाँ या ना। तो इसी बेसिस पे एक बेसिक सा डायग्राम बन रहा है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। पहला वाला बनना है प्लांट सेल का बेटा, दूसरा वाला बनना है एनिमल सेल का। इसकी लेबलिंग समेत ये डायग्राम आपको रटा हुआ होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बना रहा हूं, दिख रहा होगा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं मैं इसे, चलो ऊपर की लेबलिंग मिस हो रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके चला लेते काम। पहले ऊपर की लेबलिंग देख लेंगे, फिर नीचे की लेबलिंग देखेंगे। आपकी बुक में तो शायद आई थिंक पूरा ही बन रहा होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका प्लांट सेल है बेटा, क्या है ये, प्लांट सेल्स। तो इसमें इतनी सारी सामान बन रहे हैं, सबका नाम देखना, लेबलिंग के साथ याद रखना आपको। अब ये टफ डायग्राम तो है थोड़ा बहुत, बट प्रैक्टिस करोगे आप तो बनाना पड़ेगा, पेपर में आएगा तो बना के आना पड़ेगा। लेबलिंग याद रखो भाई, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं तो लेबलिंग पूछी जाती है, क्लियर है। कौन सी लेबलिंग किसको मैच कर रही है, और सीरीज रट लो भाई, सेम टू सेम छपा आता है, ठीक है ना। तो देखो जरा, क्या सबसे पहली बात, ये जो बाहर की लेयर दिख रही है आपको, दो लेयर दिख रही है, एक ग्रीन कलर की ऊपर जा रही है, दो लेयर दिख रही होंगी, एक ऊपर चल रही है, एक नीचे चल रही है। तो ये दो लेयर जो है वो आप समझ ही गए होंगे। बाहर वाली कौन होगी, सेल वॉल, अंदर वाली कौन होगी, अंदर वाली कौन होगी, देखो जरा, ये तो आ गई आपकी सेल वॉल दिख रही होगी, बाहर वाली लेयर को मार्क कर रखा होगा इसने सेल वॉल, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और जो अंदर वाली दूसरी वाली लेयर है अंदर वाली, उसको इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क कर रखा होगा, चेक कर लो, मैंने मार्क कर दिए बोर्ड पे, आपकी बुक्स में भी होंगे, देख ले। बाहर वाली को सेल वॉल, उसकी सेल वॉल की लेबलिंग देख, बाहर जो ग्रीन कलर की पट्टी चल रही है वो सेल वॉल, बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन जो सेल के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखती है, और उसके जस्ट अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन दोनों सेल्स के बीच में एक पतली सी झिल्ली चल रही है, पतली सी लेयर चल रही है, ये देख, ये पतली सी लेयर चल रही है, ये वाली दिख रही होगी जिसको मैं रेड कर रहा हूं,
इसको कहते हैं अपन मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं बेटा? इन दोनों को जो डिफरेंशिएट करती है मिडिल लैमेला, एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना? हाँ या ना? तो पहली 3 बेसिक सी लेबलिंग बताइए। सबसे बाहर से अंदर की तरफ चल रहा हूं, ठीक है? बाहर वाली लेयर सेल वॉल, उससे अंदर मिडिल लैमेला, उससे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? उसके अंदर आओ, बड़ी बड़ी लेबलिंग देखेंगे अब, ठीक है ना? अब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये क्या है? अभी बोला मैंने लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये, इट इज अ वैक्यूल। पानी भरा हुआ है तो बहुत सारा इसमें अंदर, ठीक है ना? क्या है ये? वैक्यूल है। इसी के साथ साथ और भी चीजें होती हैं। ये क्या? पूरा साइटोप्लाज्म, ये जो ग्रीन कलर का भरा हुआ है ना, ये यूकैरियोटिक सेल है। देख कितने कंपार्टमेंट बन रहे हैं अपने छोटे 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 से, जिनमें अपने अपने काम चल रहे होंगे, ठीक है? पूरा साइटोप्लाज्म है। किसको छोड़ के? इस बीच वाले स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस वगैरह को छोड़ के, ठीक है ना? हाँ या ना? तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो दिखा है, जिसको मैंने रेड मार्किंग से कराया, दिस इज अ वैक्यूल। क्लियर है? हाँ या ना? अब और चीजें देखो क्या पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस को पकड़ लो, बीच में जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जो कंट्रोल करता है सारे काम, दैट इज न्यूक्लियस। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनना है, इट इज अ न्यूक्लियस। और इसमें जो ये बीच में पैच है, ये असल में एक न्यूक्लियस का छोटा न्यूक्लियस मान लो, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ऐसा मान लो, न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा ना बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? न्यूक्लियस तो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है जो सारी चीजें कंट्रोल करेगा, उसके अंदर भी एक और उसका छोटा न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। असल में जो इस सेल के राइबोसोम्स है ना, वो यहीं पर बनते हैं, यही वो रीजन है न्यूक्लियस का, इट इज अ रीजन ऑफ न्यूक्लियस। असल में ये भी न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है बेटा, ऐसा बोल देते हैं हम लोग जनरली याद करने के लिए, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और ये वही रीजन है जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम्स का बायोसिंथेसिस होता है। ये वही रीजन है न्यूक्लियस का जहां पर राइबोसोम्स बनके, भगवान जी ने थोड़ी डाले, ये ले भाई राइबोसोम लेके आए डाल ले अपने सेल के अंदर, ऐसा नहीं होता। इसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसमें बनते हैं राइबोसोम्स, जो बहुत काम के होते हैं किसी भी सेल के लिए। क्लियर है? और ये जो उस ऊपर का कवर है, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। तो कवर हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, और वो स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस, उसके अंदर जो एक और न्यूक्लियस है छोटा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। असल में वो रीजन होता है न्यूक्लियस का जहां पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस कराई जाती है। क्लियर है? तो बड़ी बड़ी लेबलिंग बता दी, सेल वॉल बता दी, मेम्ब्रेन बता दी, न्यूक्लियस बता दिया, वैक्यूल बता दिया। इसके अलावा और सुनो, अब इसके अलावा ऑर्गेनील्स पे आता हूं। अब कौन कौन सी होती है? गोल्जी अपैरेटस बताया आपको, देखो दिख रहा होगा, ये क्या है? एक ऑर्गेनील है, गोल्जी अपैरेटस। क्या काम आता है आगे आएगा जब मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके सारी ऑर्गेनील्स को, ठीक है ना? इसके बाद और कौन सी ऑर्गेनील दिख रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हॉट डॉग जैसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या? माइटोकॉन्ड्रियन। आपको दिख रहा होगा शायद, उम्मीद कर रहा हूं। थोड़ा सा ऊपर कर लूं इसे, क्योंकि चलो नहीं, रेटिकुलम भी बताना मुझे, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया हॉट डॉग जैसा स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? एक हॉट डॉग। इट इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनील, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है? इसके अलावा ऊपर ऊपर के देख लो, दिस इज रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या काम करेगा वो बात की बात है, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल ऑर्गेनील है, मेम्ब्रेन बाउंड। ये भी मेम्ब्रेन की, सॉरी सेल की ऑर्गेनील है, मेम्ब्रेन बाउंड। जो रफ है, अब क्यों है वो रफ, वो बात की बात है। और इसी के साथ साथ एक और होता है जिसपे कोई देख ले, रफ बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर देख डॉटेड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, और ये देख बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर्स है, तो इट इज कॉल्ड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कॉल्ड अ स्मूथ एंडोप्लाज्म। उसकी सरफेस रफ होगी और इसकी सरफेस स्मूथ होगी। अब क्यों है उसकी सरफेस रफ, वो बात की बात है, ठीक है ना? हाँ या ना? एक और देखो भाई, इसी के साथ साथ रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स, ये भी सेल ऑर्गेनील्स होते हैं बेटा, ये भी सेल ऑर्गेनील्स। अब क्या काम करेंगे वो सारी बात की बात, ठीक है ना? तो कौन कौन से दिखा दिए? गोल्जी अपैरेटस दिखा दिए, माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिए, रेटिकुलम दिखा दिए, लाइसोसोम्स दिखा दिए, और परऑक्सीसोम्स वगैरह रह गए, वो नीचे देखो जरा। परऑक्सीसोम्स क्या? परऑक्सीसोम्स, ये भी सेल ऑर्गेनील है बेटा, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेल ऑर्गेनील। ये ग्रीन कलर का जो बनना है ना स्ट्रक्चर, 2-3 बनने देख ले, एक ये रहा, 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 ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेल ऑर्गेनील। और एक फेमस आपका है ही राइबोसोम्स। ये कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, लिखा चुका हूं नोट बना के। ये कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये एक बेसिक सा छोटा सा स्ट्रक्चर है आपका सेल का, और वो भी किसका सेल है? ये प्लांट की सेल है। किसकी सेल है बच्चों? प्लांट की सेल है। इसमें एक चीज और रहेगी, प्लाज्मोडेस्मेटा। कुछ नहीं, ये एक तरीके से गेट्स होते हैं, ये एक सर्कल बन रहा होगा आपके, ये गैप है ना, ये जो गैप्स आ रहे हैं,
जो असल में ये वो चैनल है जो एक सेल को दूसरी सेल, अब यहां से एक और सेल निकल रही होगी पूरी, एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये वो चैनल्स है, एक तरीके का गेट टाइप का है। ये क्या है? एक गेट है जिसके थ्रू सामान आएगा जाएगा एक सेल से दूसरी सेल में, जो भी जरूरत का सामान होगा। तो ये चैनल्स होते हैं पतले पतले से, ठीक है ना। इनको कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। क्लियर है? हाँ या ना? ये गैप है बस चैनल्स और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है आपका प्लांट सेल का। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा, ठीक है ना। सारी लेबलिंग याद होनी चाहिए, कौन सी जगह मैंने कौन सी लेबलिंग मार्क करी है रटी हुई होनी चाहिए। एक चीज रह गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी आपको मैंने बोला था ना साइक्लो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइब्रिल्स वगैरह यही होते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल की शेप को इंटैक्ट मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? ये सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के, जो सेल की शेप साइज को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अब इसी की देखा देखी एनिमल कैसे पीछे रह जाए भाई। एनिमल सेल्स को देखो, आप एनिमल सेल को भी तो डिस्क्राइब करना जरूरी है, उसको नहीं डिस्क्राइब किया तो वो बुरा मान जाएगी। देखो जरा, ये आपकी है बेसिक सी एक एनिमल सेल बना दी गई है। क्या बना दी गई है बेटा? एनिमल सेल। इसकी मेम्ब्रेन देखो, ये जो बाहर लेयर है, ये जो दिख रही है लेयर, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, इसके पास न्यूक्लियस होता है। ये रहा, ये आपका कौन है? न्यूक्लियस। ये बड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर है, कौन है? न्यूक्लियस। ये बीच का जो पार्ट है, ये अलग सा पैच क्रिएट कर दिया है, इट इज न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस। एक न्यूक्लियस का छोटा अंदर पार्ट होता है डार्क कलर का, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर वही बनता है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। इसकी कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है ना। और ये जो रेटिकुलम है, ये देखो रफ है पूरा, इसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बनना है, डॉटेड स्ट्रक्चर बनना है, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ या ना? कैसा? कहाँ लिखा है? एंडोप्लाज्मिक। ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है? ये पूरा, ये इतना सारा स्ट्रक्चर डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनना है ना, ये ब्राउन कलर का पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर ये ब्राउन के ऊपर कोई पैच से नहीं होंगे, छोटे छोटे से बॉल्स नहीं होंगी, ये बॉल्स और कुछ नहीं राइबोसोम से होती है। जैसे ये, इसको हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनील है और कुछ नहीं है, सेल ऑर्गेनील्स ही है, ठीक है ना। हाँ या ना? आगे देख, एक और सेल ऑर्गेनील, लाइसोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम्स आ गए, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये कहां पे प्रेजेंट है? देख, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लेबल्ड है यहाँ पर। ये क्या ब्राउन कलर का जो बन रहा है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, और वैसे साइटोप्लाज्म में भी पड़े हुए रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसी की तरह पेरोक्सीसोम्स, ये भी आपकी सेल ऑर्गेनील है। क्लियर है? और गोल्जी अपैरेटस, ये भी आपकी सेल ऑर्गेनील, प्लांट के पास थी, यहाँ पे भी। मैं क्या करूं? ये पतली पतली सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पर मेंशन नहीं है शायद, हाँ या ना? नहीं है तो याद कर लेना, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी पतली बिस्किट वाली की तरह। ये हॉट डॉग लाइक स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है ना, ये भी सेल ऑर्गेनील है, ये भी प्रेजेंट होता है। एक स्पेशल कैरेक्टर, क्या ग्रीन कलर से मार्क करता हूं इसे, तो बिल्कुल अलग कलर, जो एनिमल्स के पास ही होता है, सेंट्रियोल। कौन बेटा? सेंट्रियोल। केवल एनिमल्स के पास ही मिलता है, प्लांट्स के पास नहीं होता। और बचा हुआ जो भी सामान है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ या ना? और ऊपर ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, हर सेल में नहीं होते, इसमें दिखा रखे आपके लिए। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। कुछ नहीं, इनकी सेल मेम्ब्रेन ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोविलाई कह देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? सरफेस एरिया बढ़ा देती है सेल का, ठीक है ना। हाँ या ना? यहाँ से एब्जॉर्प्शन वगैरह एक्सवाइजेड और भी काम होते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक सी टिपिकल एनिमल सेल है और ये बेसिक सी इजी सी टिपिकल प्लांट सेल है। उम्मीद कर रहा हूं दोनों क्लियर होंगी, दोनों की लेबलिंग रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं कि हर यूकैरियोटिक सेल डिट्टो सेम नहीं होती, जैसा कि आपने एक एग्जांपल देख लिया एनिमल और प्लांट सेल। क्लियर है? अब इसके अंदर इतनी सारे सामान की बात मैंने कर दी, तो अब हम इन ऑर्गेनिल्स को भी एक एक करके डिस्कस करने जाएंगे। सेल के पार्ट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वही लिखा है। लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनिल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने तो यहाँ पे केवल नाम तो ही दे दिया आपको, क्लियर है कि ये सेंट्रियोल है, ये पेरोक्सीसोम है, ये लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है। अब इन सेल ऑर्गेनिल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके काम क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन से। सेल को एक्सप्लेन करना मैं सबसे बाहर वाले पार्ट से शुरू कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। फिर सेल वॉल, दो ही पार्ट होते हैं। अब प्लांट में देखूं मैं केवल सेल मेम्ब्रेन, सॉरी एनिमल में देखूं मैं तो मेरे को केवल सेल मेम्ब्रेन मिलेगी।
पर प्लांट्स में देखूं तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ मुझे सेल वॉल भी बात करनी पड़ेगी। तो इस सेशन में मैं आपके दो ही टॉपिक कवर करूंगा, सेल मेम्ब्रेन। सारी ऑर्गेनल्स तो नहीं बता पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा, टुकड़ों में लेंगे अपन, ठीक है ना। पर यूकैरियोटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई, एक भी सेशन मिस मत करना, ठीक है। तो इस सेशन में मैं दो ही टॉपिक कवर करूंगा, आई मीन दो टाइप की स्ट्रक्चर्स ही कवर करूंगा सेल के, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन आपको दिखा भी दूं, दैट इज सेल वॉल। क्लियर है, दो ही पार्ट कवर करेंगे अपन इसमें, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। मेम्ब्रेन है तो वो तो प्लांट में चली जाएगी, एनिमल में भी होती है, पर सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट में ही आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, हाँ है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं सेल मेम्ब्रेन को, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो देखिएगा सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे आउटर मोस्ट, एनिमल में तो सबसे आउटर मोस्ट मिलेगी, पर प्लांट में उसके बाहर भी एक वॉल मिलती है, सेल वॉल कहते हैं जिसे, ठीक है ना। तो आगे सुनना क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं क्या, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। तो सबसे पहली बात, इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ने तभी पाए थे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था, बढ़िया से बन चुका था, अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली 90s में, ठीक है, 1950s के बाद, ठीक है ना। तभी हम पूरी सेल वॉल, ये सॉरी सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ पाए थे, एक्सप्लेन कर पाए थे। क्लियर है, बट जब तक ये नहीं बना था तब तक कुछ केमिकल स्टडीज, केमिकल नेचर के बेसिस पे हम सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर रहे थे। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बना था तब तक कुछ ना कुछ तो देना ही थे ना साइंटिस्ट को, तो वो केमिकल स्टडीज के बेसिस पे अप्रोक्सीमेशन थ्योरीज दे रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तभी पता लगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। क्लियर है, तो वही चीज है, क्या लिखा है, जब तक नहीं हुआ था तब तक की बात चल रही है। मीनवाइल जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया था तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वही लिखा है, मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स हमारी जो होती है, हाँ है ना। तो जो इनिशियल फेज में हम जब काम कर रहे थे तो हम केमिकल स्टडीज के बेसिस पर हम ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स को देख रहे थे, और साइंटिस्ट ने उसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के दे दिया था। तो वही लिखा है, मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। केवल केमिकल स्टडीज के बेसिस पे एक छोटा मोटा सा उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे दिया, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। वो तभी हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्टडीज के बेसिस पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता दिया साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। अब क्या बात हुई तो सुनना जरा, इन स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या पता लगा। तो केमिकल स्टडीज के बेसिस पे साइंटिस्ट ने बहुत इजी सी बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली, पर वो इन्होंने बोला कि दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। क्लियर है, क्या बोला इन साइंटिस्ट ने, बोला जब सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ी इन्होंने बोला जो सेल मेम्ब्रेन है वो काई की बनी हुई होती है, लिपिड्स। लिपिड्स कुछ नहीं, फैट ऑयल वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो लिपिड्स हैं वो एक बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है। मतलब एक लिपिड का पार्टिकल इस तरीके से मान लो, एक लिपिड का पार्टिकल, क्योंकि दो चीज होती हैं, एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक होता है पोलर हेड। आपने सुना होगा फैटी एसिड में होता है ऐसा चीज, ठीक है ना। इट इज अ लिपिड स्ट्रक्चर, और ऐसी लिपिड की दो लेयर बन जाती है बेटा, बाइलेयर की फॉर्म में, इस तरीके से एक पैकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से लिपिड की, ये दो लिपिड के मॉलिक्यूल है, एक ये रहा एक ये रहा, और ये दोनों मिलके एक बाइलेयर बनाते हैं। कैसी लेयर बनाते हैं, बाइलेयर। इसी तरीके से लिपिड्स बहुत सारे अरेंज्ड होंगे और एक पूरी सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो वही लिखा है, इनकी जो केमिकल स्टडीज के बेसिस पे बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है, और वो लिपिड एक बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक लिपिड की लेयर ऊपर चलेगी, एक नीचे चलेगी। क्लियर है, हाँ या ना। कुछ इस तरीके से दिखा भी देता हूं आपको, इस टाइप से बनी हुई होती है, देखना जरा ध्यान से। ये पोलर हेड है ऊपर, ठीक है ना, कैसा हेड है, पोलर हेड है। इस तरीके से एक लिपिड बाइलेयर बनी हुई होती है,
ठीक है, ये 2 लेयर जा रही हैं और ये पूरी मिलके एक सेल मेम्ब्रेन बना रही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही होगी। तो ये किस बेसिस पे बताया गया, जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे, तो वही लिखा है, दीज स्टडीज शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, 2 लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड हो रखी थी। साथ ही साथ इसने एक और चीज बोली, ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो इस तरीके से बैठी हुई थी कि जो पोलर हेड है वो बाहर के एनवायरनमेंट को फेस कर रहा था और जो इनकी हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ छुपी हुई थी। तो देख जरा, पोलर हेड बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ क्या छुपी हुई है, इनर पार्ट। तो वही लिखा है कि यहां पर जो ये लिपिड की बाइलेयर, नहीं तो अरेंजमेंट ऐसे भी तो लग सकता था, ध्यान से देखिए जरा, अरेंजमेंट ऐसे भी तो बना सकते थे, आपको लिपिड ही तो अरेंज करना है भाई, जरूरी थोड़ी है ऐसे ही अरेंज हो, ऐसे भी तो अरेंज हो सकते थे ये लिपिड बाइलेयर। ध्यान से देखियो, पोलर हेड में ऐसे बना रहा हूं, इस तरीके से भी तो अरेंज हो सकते थे, वैसे ही आपने अरेंज क्यों किए, क्योंकि नेचर होता है भाई, क्योंकि पोलर हेड बाहर रह नहीं सकता, सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल बाहर रहे, लिपिड ऐसे भी तो अरेंज हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे, ठीक है, ऐसे ही क्यों अरेंज किए, क्योंकि पोलर हेड ही हाइड्रोफिलिक होता है और ये जो पीछे की नॉन पोलर टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक, इसीलिए इसे बचा के रखना पड़ता है एक्सटर्नल एक्वस मीडियम, काय में प्रेजेंट होंगे, बॉडी के अंदर ही होंगे, बॉडी में इंटरसेलुलर फ्लूइड से बचे रहते हैं, क्योंकि पानी के से बहुत डरते हैं लोग, जो हाइड्रोफोबिक टेल बनाई है ना मैंने, ये पानी से बहुत डरती है, तो इसको बचा के रखने का काम करता है हेड, तो इसी वजह से हेड बाहर की तरफ होते हैं और टेल्स अंदर की तरफ, इसी तरीके से ये हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है। तो वही लिखा है, इन्होंने ये तो बता दिया कि लिपिड होते हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि लिपिड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि बाहर की तरफ पोलर हेड होते हैं और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक जो इनकी हाइड्रोकार्बन की टेल है वो छुपी हुई होती है। तो वही लिखा है क्या, ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, क्या, विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट, छुप के बैठी हुई होती है। क्लियर है, क्यों, दिस एंश्योर्स दैट the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment, क्योंकि ये फॉर्मेशन, ये अरेंजमेंट ये पक्का करता है कि जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की चेन है ना वो एक्वस पानी से बचा के रखी जा सके, वो पानी से बचा के रखी जा सके। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाले, ठीक है। असल में आपने सुना होगा एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, देखो मैं बना दे रहा हूं, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ठीक है, फिर COO नेगेटिव, इस तरीके से आपने देखा होगा फैट का मॉलिक्यूल, फैटी एसिड्स होते हैं बेटा, ऐसे बहुत लंबी चेन होती है कार्बन की। तो ये तो होती है टेल, क्या होती है ये टेल, और ये होता है हेड, क्या होता है ये हेड, COO नेगेटिव, ठीक है ना, ये हो गई आपकी टेल, ये हो गया हेड, ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक, तो इसी वजह से ये हेड बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिससे ये अपनी टेल को बाहर के एक्वस मीडियम से बचा के रख सके। तो जानबूझकर यही अरेंजमेंट हमें सेल मेम्ब्रेन में मिलता है और मिला, है ना, कंसेप्ट है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है वो हाइड्रोफिलिक है, इसीलिए वो एक्सपोज्ड है एक्वस एनवायरनमेंट के लिए और ये उनको बचा के रख रहा है, किससे, एक्वस एनवायरनमेंट से। तो वही लिखा है, ऐसा अरेंजमेंट होने का कारण क्या था, क्योंकि ये अरेंजमेंट ये इंश्योर करता है, ये दावा करता है, ये पक्का करता है कि इनकी जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की चेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो चेन है नॉन पोलर, उसे हम एक्वस एनवायरनमेंट से बचा के रख सके। क्लियर है, हाँ या ना। और असल में जो ये लिपिड होते हैं, तो वही लिखा है, तो ये असल में हम बना तो दे रहे सिंबल से, असल में है क्या लिपिड, तो सुनना जरा, द लिपिड कॉम्पोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। असल में इन लिपिड्स में मेनली फॉस्फोग्लिसराइड मिलता है, क्या मिलता है बेटा, फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब ये क्या होता है, ग्लिसरॉल के बारे में आपने सुना होगा, ये एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। क्लियर है, इसी के कंपाउंड होता है फॉस्फोग्लिसराइड, कुछ नहीं, इसको एक या ऐसे नहीं, एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर ये पूरी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है,
और यहां पे ये जुड़ा हुआ था फॉस्फेट से। ये होता है हाइड्रोफोबिक चेन, ठीक है ना, हाँ या ना। तो दिस इज अ फॉस्फोग्लिसराइड। थोड़ा सा गलत बनाया है, ध्यान से देखना जरा, इसको थोड़े चेंजेस कर दूं मैं, ठीक है ना। इधर से एक ज्वाइन और कर, यहां से एक ऑक्सीजन आएगा, अब सही है, नाउ दैट्स फाइन, ठीक है ना, हाँ या ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोग्लिसराइड का, किसका बेटा, फॉस्फोग्लिसराइड का। लिपिड में जो लेयर है ना वो इसकी बनी हुई होती है, ये हाइड्रोफोबिक टेल और ये इसका पोलर हेड, ये बाहर की तरफ होता है, ये इसको अंदर की तरफ छुपा के रखते हैं, ठीक है ना। काय के बने हुए होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स के बने हुए होते हैं, किसके, फॉस्फोग्लिसराइड्स के। तो वही है कि लिपिड जो है यहाँ पर हम इतनी देर से लिपिड लिपिड बोल रहे हैं, तो बने काय के हैं, तो फॉस्फोग्लिसराइड्स के बने हुए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाएंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो फैट वगैरह जो होते हैं वो फॉस्फोग्लिसराइड्स, इसके केस में फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं मेनली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाने में जो लिपिड जाते हैं वो ज्यादातर फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा, फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। क्लियर है, हाँ है ना, उम्मीद करो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये केमिकल बेसिस पे बता दिया, जो केमिकल बेसिस पे हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने केमिकल स्टडीज करी, केमिकल्स के बारे में देखा सेल मेम्ब्रेन के, तब ये जाके अप्रोक्सीमेशन इन्होंने दिए। क्लियर है, हाँ या ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे और इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे जैसे इनके बायोकेमिकल्स को हमने और इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें ये भी पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन केवल लिपिड से ही नहीं बना होता, उसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं। ये बहुत बेहतरीन डिस्कवरी हुई थी इसके बाद। इनिशियली हम लिपिड की बाइलेयर मान के चल रहे थे, बट जैसे जैसे लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुए और साइंटिस्ट इन्वॉल्व होना शुरू हो गए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, तो उन्होंने और ज्यादा बायोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेट किए और उन्होंने बताया कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल लिपिड की बाइलेयर नहीं होती, उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वही लिखा है, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो possess प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन्होंने ये आगे जाके जब उनके बायोकेमिकल्स को और पढ़ा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो उन्होंने ये और बता दिया कि अकेला लिपिड की बाइलेयर नहीं होती, उस सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स भी होंगे और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, और इनका एक रेशियो भी बता दिया गया, तो सुनना जरा। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की सेल्स में अलग अलग रेशियो निकल के आता है। और एक ह्यूमन बीइंग की सेल में जो आरबीसी है, उसमें ये रेशियो बता भी दिया गया। क्या, इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ये कुछ नहीं आरबीसीज है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ह्यूमन आरबीसी है, कौन है, रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर 52% तो क्या है, प्रोटीन है, और इसके अंदर 40% क्या है, लिपिड। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा, क्या कि अब ये तो पता लग गया बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड की नहीं बनी होती, उसके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये और बताया गया, क्या सर ये 50-50% में प्रेजेंट होते हैं, क्या रेशियो क्या रहता है इन प्रोटीन और लिपिड्स का। तो बेटा हर सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग रेशियो निकल के आता है। आपकी एक रेशियो आपके यहाँ मेंशन्ड भी है, दैट इज ह्यूमंस की आरबीसीज में जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है वो 52:40 का होता है। 52% प्रोटीन्स मिलता है और 40% लिपिड मिलता है। क्लियर है, हाँ या ना। तो अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि लिपिड के साथ साथ आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है कि वो प्रोटीन बैठे कैसे हुए होते हैं, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहां पर होते हैं वो प्रोटीन्स, तो वही दिखाना। क्लियर है, देखना। अब बात आती है प्रोटीन्स की कहां पर मिलेंगे, तो वही लिखा है, क्या, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसके बेसिस पे, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, कि उन प्रोटीन्स को हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो वही लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, ठीक है ना। क्या, कुछ होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और कुछ होते हैं बिल्कुल पेरिफेरी पे मिलने वाले। अब ये क्या फर्क है इसमें, तो सुनना।
पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। तो दो तरीके, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब है बिल्कुल मेम्ब्रेन की सरफेस पर मिल रहे हैं, ऊपर वाले सुपरफिशियल सरफेस पे। पर इंटीग्रल प्रोटीन्स के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आधे क्या धसे हुए, हिंदी में कहते हैं धसे हुए, क्लियर है, या तो आधे बरीड होंगे या पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही बरीड हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है लिपिड की बाइलेयर है। कैसी है? लिपिड की बाइलेयर। तो या तो आधे बरीड होंगे या पूरे के पूरे धसे हुए होंगे उस मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये पोजीशंस होती हैं प्रोटीन्स की। तो हमें ये तो पता लग गया लिपिड की बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन्स भी। अब प्रोटीन्स बैठे कहाँ होंगे? सर पे बैठे होंगे, बिल्कुल बैठे होंगे। कुछ प्रोटीन्स सर पे बैठे होंगे, उस सेल मेम्ब्रेन की लेयर के ऊपर बैठे होंगे, और कुछ इंटीग्रल होंगे जो कि या तो पार्शियली बरीड होंगे या पूरे के पूरे बरीड होंगे उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कुछ इस तरीके से देखो, ये रहे इंटीग्रल प्रोटीन, देखो आधा बरीड है, आधा बरीड है। और कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे पूरे के पूरे अंदर ही चले गए होंगे, कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर ही धस गए होंगे, क्लियर है। और ये जो बाहर निकल रहे हैं छोटे छोटे से, दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्लियर है, हाँ या ना। अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये अलग है मॉडल, बट प्रोटीन्स की पोजीशन दिखा दो। इंटीग्रल जो धसे हुए हैं, पेरिफेरल जो बिल्कुल सरफेस पर बैठे हुए हैं, क्लियर है, देखिएगा आगे, हाँ या ना। तो वही लिखा हुआ है कि उनके एक्सट्रैक्शन के बेसिस जो कहां पर उनकी प्रेजेंस है, किसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, किसको दिक्कत से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पेरिफेरल्स को आप इजीली हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो, बट इंटीग्रल प्रोटीन्स के लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परेशान करना पड़ेगा, क्लियर है, हाँ या ना। तो अब ये तो बात हो गई भाई केमिकल बेसिस पे किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। अब ये इतना एडवांस नहीं था कंसेप्ट कि बस केवल लिपिड बाइलेयर बता दिया, प्रोटीन्स बाहर इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, XYZ, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था। अब इसमें थोड़ा और भयंकर इंप्रूवमेंट हुआ और एक प्रॉपर मॉडल आया जिसके बेसिस पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर सकते थे, और उसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सप्लेन करने वाली थी, जो जरूरत थी। तो एक इम्प्रूव्ड मॉडल चाहिए था हमें उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बायोकेमिकल फील्ड में बढ़ रहे थे, एडवांसमेंट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो रहा था, तो आगे जाके एक प्रॉपर तरीके का मॉडल मिला हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वही लिखा है और उसी का ही डायग्राम बन रहा है। तो सुनना जरा, क्लियर है, तो देखिएगा यहां तक। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में? 1972। मेरे ख्याल से 1950s के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन रहा होगा, लगभग बन ही गया था वो, ठीक है ना। और इन्होंने जाके 1972 में अपनी थ्योरी दी, एक प्रॉपर तरीके का मॉडल दिया, क्योंकि और भी चीजें थी भाई, बायोकेमिकल हमें नेचर भी देखना पड़ा था सेल मेम्ब्रेन में, किस किस टाइप के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, कौन सा कंपाउंड क्या काम करता है, XYZ, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो जब सिंगर और निकोलसन ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, उन्होंने एक बेहतरीन मॉडल बना के दिया कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल इस तरीके का होगा, ऐसी चीजें हमें ऑब्जर्व हुई, ठीक है ना। क्या बोला? एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। कब? 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किस नाम से मशहूर हुआ? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किस नाम से? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, FMM। क्या? FMM शॉर्ट में याद कर लो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया? 1972 में, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग कैसी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सुनना भाई। इन्होंने बहुत बेहतरीन चीजें बताई। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्या बोला इन्होंने? बहुत बेहतरीन बात कर दी इन्होंने, इतना मजेदार बात, फैन हो गए सब इसके। तो सुनना जरा, क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्या? द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। क्या इन्होंने बोला? जो लिपिड बाइलेयर है आपके पास, वो एक क्वाजी फ्लूइड जैसा है, एक सेमी फ्लूइड टाइप का नेचर है उसका, ठीक है। एक प्रॉपर फ्लूइड नहीं है, बह जाए ऐसा नहीं है, एक क्वाजी फ्लूइड, ना तो प्रॉपर फ्लूइड है, ना प्रॉपर बिल्कुल हार्ड भी नहीं है, ना बहुत ज्यादा फ्लूइड है, सॉफ्ट नेचर का, बहुत बेहतरीन क्वाजी फ्लूइड। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो मॉडल दे रहा हूं भाई, उसके अकॉर्डिंग जो लिपिड की नेचर है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट है, उसकी जो नेचर है वो एक क्वाजी फ्लूइड जैसी होती है। घी देखा होगा जमा हुआ, वो एक क्वाजी फ्लूइड होता है। घी देखा, एक तरीके से मान सकते हो आप, घी जमा हुआ, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं बोला, सॉफ्ट वाला घी,
ठीक है ना। तो वो एक क्वाजी फ्लूइड नेचर का होता है, मान लो यार ऐसे याद करने के लिए। तो वही कह रहा हूं मैं, क्या बोला इसने कि मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग जो है लिपिड बाइलेयर है वो एक क्वाजी फ्लूइड है जिसकी वजह से लेटरल मूवमेंट हो जाता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन लेयर के अंदर आस पड़ोस में मूवमेंट कर सकते हैं लेटरली, क्लियर है। और पूरी बाई लेयर में नाच सकता है वो प्रोटीन, एक जगह से दूसरी जगह धीरे 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 शिफ्ट होके जा सकता है। और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, कि सेल मेम्ब्रेन के पास अपनी फ्लूइडिटी होती है और प्रेजेंट होती है बेटा सेल्स में। ये फ्लूइडिटी नहीं होगी सेल्स में ग्रोथ नहीं होगी, बहुत सारे काम नहीं होंगे, सिक्रीशंस वगैरह नहीं करेगी सेल्स, अगर इस टाइप का नेचर नहीं होगा। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कैसा क्वाजी फ्लूइड जैसा। और ये किसने, सिंगर और निकोलसन ने प्रूव कर दिया, क्लियर है। क्योंकि उसने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं उनका नेचर क्वाजी फ्लूइड होता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। वही लिखा, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसका, प्रोटीन्स का, उसको हम नाम देते हैं फ्लूइडिटी का, क्लियर है। और ये मॉडल उसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। क्या, और इसमें एक रीजन और है, हाँ या ना, इसमें एक रीजन और है कि असल में ना ये जो लिपिड का मूवमेंट, लिपिड खुद एडजस्ट होते हैं, प्रोटीन तो अपने आप चल जाता है। ये जो लिपिड की बाइलेयर है ना बेटा, ये बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये लिपिड की जो बाइलेयर है, एक लेयर तो होगी 3D लेयर होगी, ऐसे सुनना जरा मेरी बात। ये लिपिड्स का मूवमेंट होता है मेन, तो प्रोटीन तो अपने आप जगह बदल लेता है। ये लिपिड की बाइलेयर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। अभी ऐसी तो होगी नहीं, 3D होंगी, ऐसे पीछे भी लग रहे होंगे और एक पूरा प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर होगा, हाँ या ना। इसमें ऐसी पीछे की तरफ होंगे, पूरी एक मोटी सी लेयर होगी, ऐसे पीछे निकल रहे होंगे थोड़े थोड़े लिपिड्स, हाँ या ना। ऐसे पीछे भी निकल रहे होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है ना, बहुत सारे होंगे, एक पूरी मोटी सी थिक सी लेयर बनी हुई होगी। तो असल में ये लिपिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ऐसे लेटरली भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, आगे भी निकल जा सकता है, ये लेटरल मूवमेंट हो गया। दूसरा, लिपिड का मूवमेंट दिखा रहा हूं, असल में लिपिड ही मूवमेंट करता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स की पोजीशन बदलती चली जाती है। तो लिपिड के पास तीन तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक तो वो लेटरली मूव करता है, दूसरा एक अपनी एक्सिस पे ही वो घूमता जाता है, रोटेशनल मूवमेंट, वो अपनी ही एक्सिस पर ये लिपिड घूमता चला जाता है, रोटेशनल मूवमेंट, क्लियर है। और एक जिस कारण की वजह से प्रोटीन ही मूव करता है सबसे ज्यादा, दैट इज इट्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये लिपिड ऐसे आ जाएगा, ये लिपिड ऐसे चला जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, अपनी जगह बदल जाती है, एक लेयर अपनी बाई लेयर में पूरा फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, ये लिपिड इधर, नीचे वाला लिपिड ऊपर। तो इस मूवमेंट की वजह से प्रोटीन्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये जो क्वाजी फ्लूइड नेचर देखा है ना, ये इसी लिपिड के मूवमेंट की वजह से लेटरल भी मूव करता है, रोटेशनल मूवमेंट भी करता है, और सबसे मेन काम इसका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, भले ही स्लो होता है पर होता बहुत काम का है। इसी की वजह से प्रोटीन्स अपनी पोजीशंस बदलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसी मेन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से, जो किसके पास है, लिपिड के पास होता है। इसी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से प्रोटीन्स का मोशन दिखता है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे आप फ्लूइडिटी कहते हो। तो मेन रीजन क्या है उसका, कि लिपिड के अंदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मिलते हैं, इसी वजह से क्वाजी फ्लूइड या फ्लूइडिटी आती है। क्या आती है, फ्लूइडिटी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, क्लियर है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ध्यान से देखना। ये रहा बेटा, देखो एक लिपिड की लेयर तो नहीं बनाई, ये देख कितने सारे बॉल्स बन रहे हैं, ये सब क्या है, लिपिड का पोलर हेड है, ये ब्लू कलर की इतनी सारी बॉल्स बन रही है, क्या है, पोलर हेड है लिपिड का। और यही लिपिड मूवमेंट शो करता है। जैसे सपोज करो मैं इस बॉल को ले रहा हूं, तो ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। इसी के साथ साथ ये बॉल अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर सकती है, लिपिड का पोलर हेड। इसी के साथ ये लिपिड नीचे भी आ सकता है और ये वाला लिपिड ऊपर भी। दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इन्हीं तीन मोशन की वजह से ये प्रोटीन्स मूव करते हैं आगे पीछे, क्लियर है। लिपिड के इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मोशन, रोटेटरी एक्शन, इन्हीं वजह से ये प्रोटीन्स की मोशन दिखती है, फ्लूइडिटी दिखती है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्लियर है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर लिपिड की बाई लेयर, आधी लेयर ऊपर है, देखिए यहां से लाइन बनाऊं मैं तो कलर बदलूंगा, यहाँ पे दिखेगी नहीं है, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, उम्मीद रख रहा हूं। या कोई और देखे, ये भी नहीं दिखेगा, ग्रीन ही दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो देखो
ये लेयर बना रहा हूं, इसके ऊपर की लेयर देख और नीचे की लेयर देख, 2 लेयर दिख रही होंगी, आधी ऊपर आधी नीचे, ठीक है ना, आधी ऊपर आधी नीचे दिख रही है, आधी ऊपर आधी नीचे, आधी ऊपर आधी नीचे, तो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है ना। इसी में बैठे हुए हैं कौन, प्रोटीन, ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर है, इसी में ये पतली पतली सी रॉड लाइक ब्लू रेड कलर की, ये बड़े बड़े ग्लोब्यूलर टाइप इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये सब बैठे हैं। ये जो शुगर है, अभी बोला था मैंने कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इन प्रोटीन्स के ऊपर बैठी हुई होती है शुगर्स। कौन बैठी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, शुगर्स, क्लियर है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कौन होता है बेटा, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस भी मिलती है हमें। किसकी प्रेजेंस, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस मिलती है। ये फैट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फैट लाइक, क्या, कोलेस्ट्रॉल फैट ही होता है। और असल में ये कोलेस्ट्रॉल ना बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये जो फ्लूइडिटी बता रहा हूं ना, इजी मोशन हो जाता है प्रोटीन का, तो कोलेस्ट्रॉल ना असल में सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो जितने ज्यादा अच्छा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उतनी ज्यादा उस सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होगी। देख कितने सारे लग रहे हैं येलो कलर के छोटे छोटे से पैचेस, ठीक है ना, ये सब कोलेस्ट्रॉल है। ये सब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। इनका जो मोशन होता है प्रोटीन का, इजी करा देता है इनका मोशन, ठीक है ना, हाँ है ना। तो ये है बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने इन 1972। तो मेन पॉइंट ये रहा। अभी आगे सुनेंगे, फ्लूइडिटी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो आगे सुनना। तो ये जो फ्लूइड नेचर मिला है बेटा सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बहुत काम का मोशन है, ये बहुत काम की चीज है। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारी चीजें या बहुत सारे फंक्शन होते हैं सेल के अंदर। तो सुनना जरा, क्या, The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions। तो जब हम ये देखते हैं कि केवल प्रोटीन का मोशन इसीलिए थोड़ी होता है फ्लूइडिटी, ये अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे फंक्शन नहीं कर पाएगा सेल्स, क्लियर है। तो केवल ये काम नहीं होता कि वो प्रोटीन को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इस नेचर की वजह से मिलते हैं सेल्स को। जैसा कि सेल की ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लूइड नेचर अगर सेल मेम्ब्रेन का होता है तो। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, एक सेल दूसरी सेल के साथ एक कनेक्शन बनाएगी, जंक्शन बनाएगी, उसमें भी ये दोनों सेल्स, ये फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प करती है। तीसरा, सिक्रीशन, अगर सेल को कुछ कंपाउंड सिक्रीट करना है तो उसे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसके अंदर फ्लूइडिटी होनी चाहिए, हाँ या ना, थोड़ा सा फ्लो होने की टेंडेंसी होनी चाहिए, सिक्रीशन तभी कर सकता है। इसी के साथ एंडोसाइटोसिस, अगर किसी सेल को अपने अंदर किसी सामान को एंटर कराना है, हर सामान डिफ्यूजन से नहीं जा सकता बेटा, कुछ सामान एंडोसाइटोसिस की मदद से जाते हैं। जैसे हमने अमीबा को देखा होगा, खाना खाता है सीडोपोडे फैला के, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी अच्छी खासी होती है, तभी एंडोसाइटोसिस होती है। किसी कंपाउंड को या किसी केमिकल को या किसी चीज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कराने के लिए हमेशा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं आता, कभी कभी एंडोसाइटोसिस करानी पड़ती है। तो एंडोसाइटोसिस के लिए भी फ्लूइड नेचर होना जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी नहीं है तो वो एंडोसाइटोसिस नहीं करा पाएगा। और एक और बहुत बेहतरीन काम, सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके ज्वाइन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फ्लो नहीं हो पाएगी, उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होगी, तो उसका मोशन कैसे होगा, वो कैसे मूव करेगी और वो कैसे सेल को डिवाइड करेगी, क्लियर है। क्योंकि आपने सुना होगा कैरियोगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी जरूरी होती है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करती है दो सेल को सेपरेट करने में, और वो अगर फ्लूइड नेचर नहीं होगा तो वो मोशन नहीं होगा, और वो मोशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, केवल प्रोटीन का मोशन ही उसके लिए मोटिव नहीं है, इतने सारे काम में हेल्प करता है उसका फ्लूइड नेचर। किसका, सेल मेम्ब्रेन का बेटा, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो ये बेसिक सी चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना, हाँ या ना। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, कैसा मॉडल है, क्या है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल बेटा, हाँ या ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उम्मीद कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब ये असल में करती क्या है, इसका काम मेन क्या है, ये तो ठीक है बेसिक सी चीजें, फ्लूइड नेचर मॉडल आपने बता दिया। असल में मेन फंक्शन होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बात आती है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मोटिव क्या है, क्यों है किसी सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों है, उसकी बाउंड्री है, जरूरत क्या है। तो ध्यान से सुनना, क्या बहुत मेजर जो काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, तो सुनना जरा, क्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो मेन काम है, दरबान का काम करता है, गेट कीपर का काम करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अंदर होगा और कौन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट बाहर होगा। और ये दरबान बहुत नखरे वाला है, या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सतर्क, बहुत अच्छा वफादार एक तरीके का गेट है ये, मान लो, ठीक है, क्योंकि ये सेल की हिसाब से ही चीजों को बाहर जाने देता है और उन चीजों को अंदर आने देता है। क्लियर है? तो बहुत मेजर फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कराता है मॉलिक्यूल का अपने थ्रू, चाहे वो सेल के अंदर जा रहा हो मॉलिक्यूल, चाहे वो सेल से बाहर जा रहा हो उस मॉलिक्यूल। और ये हर मॉलिक्यूल को एंटर नहीं करने देता और हर मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने देता, वो चूज करता है, वो सेलेक्टिव होता है, वो थोड़ा अपना वफादार है सेल के लिए, या ये कह लो वो बहुत चूजी टाइप का, कहते थे ना हम लोग, एक बहुत सेलेक्टिव नेचर का है कि हर किसी चीज को पसंद नहीं कर लेता, ठीक है ना। तो वही सेलेक्टिव नेचर होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि हर मॉलिक्यूल को, हर कंपाउंड को ना तो सेल के बाहर जाने देगा, ना सेल के अंदर आने देगा। वो देखेगा व्यवस्था कि हाँ ये फायदे का है तभी अंदर आएगा, या कुछ काम का है तभी अंदर आएगा, ठीक है। या फिर सेल के अंदर कोई ऐसा कॉम्पोजिशन है, ये कंपाउंड है जो सेल को जरूरत नहीं है तो उसे बाहर फेंकना है, तो वो तभी बाहर जाने देगा, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। क्लियर है? सेल के अंदर हो मॉलिक्यूल चाहे सेल के बाहर हो, सेलेक्टिव परमिएबल है, उसका मर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी सामान उसके थ्रू पास ऑन हो पाएगा, अगर वो चाहेगा तभी, अगर वो चाहेगा तभी, ठीक है ना, हाँ या ना। बट ये कंसेप्ट लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, जो मैंने बोला है कि वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। वैसे बिल्कुल बात तो बहुत बढ़िया है कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल प्योर परमिएबल नहीं होता, ठीक है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, हर किसी को अपने थ्रू जाने नहीं देता। बट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्हें ये सेल मेम्ब्रेन रोकती ही नहीं है, उसे पता ही अच्छा आदमी है, जाने दो उसे, पानी को, या कुछ कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए इसको कोई टेंशन नहीं है। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे इसे नफरत है, इन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है ना। तो वही चीज है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, हर किसी को एक जैसे तरीके से वो ट्रीट नहीं करता, ठीक है ना। तो आगे सुनना क्या, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सुनना जरा, अब हर मॉलिक्यूल को एक जैसा ट्रीट नहीं करता, कुछ के लिए बहुत फायदे का है, कुछ के लिए बहुत नुकसान का है, कुछ के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, हाँ तू भाई जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, पैसे एनर्जी, यहाँ पर मैं बात करूंगा एनर्जी की। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वसूली नहीं करता, पैसे या एनर्जी खर्च नहीं करवाता, उनसे कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम पास हो जाओ मेरे थ्रू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे अंदर से बाहर जाओ, बाहर से अंदर जाओ, वो तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना। तो वही मैं बना रहा हूं, ये है मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन है ये, आउटसाइड है और ये इन है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल है जिन्हें अंदर भी आने देता है और बाहर भी जाने देता है विदाउट एनी एनर्जी, ये आ गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसा, PASSIV, पैसिव लिख दे रहा हूं मैं केवल, ये आ गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई इफेक्ट नहीं करता, उनसे कोई पैसे नहीं लेता, उनसे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको आराम से आने और जाने देता है, उस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ऐसा जनरली न्यूट्रल सॉल्यूट्स करते हैं। तो सुनना जरा, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient, that is from high concentration to low concentration। तो इस कैटेगरी में जनरली आते हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो केवल सिंपल डिफ्यूजन से पास ऑन हो जाते हैं, चाहे वो अंदर से बाहर जाना चाहे बाहर से अंदर। बट शर्त क्या है, उनको क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो अंदर भाग जाएंगे, अगर अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाहर भाग जाएंगे। तो कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स जिनमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता, वो पैसिव, वो डिफ्यूजन की मदद से अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आराम से जा सकते हैं, उस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम उनसे एनर्जी, उनसे पैसे नहीं मांगता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उनसे एनर्जी यूज नहीं करवाता। क्लियर है? और एक उसमें सबसे बेहतरीन है वाटर। वाटर तो भाई यूनिवर्सल, कोई दिक्कत नहीं है वाटर के साथ उसे, तो वही लिखा है, आगे बढ़ा रहा हूं। वाटर में ऑल्सो मूव, न्यूट्रल सॉल्यूट के साथ साथ वाटर भी इतना अच्छा है, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? और इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर को भी कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से क्या, डिफ्यूजन की मदद से क्या, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है। बट ऊपर के केस में तो हम उसे क्या कह रहे थे, डिफ्यूजन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा, डिफ्यूजन।
बट यही बात अगर हम वाटर की मूवमेंट की बात करें तो वही लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? जब न्यूट्रल सॉल्यूट जा रहा था तो हम उसी पैसिव मोशन को या उसी पैसिव मूवमेंट को हम डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। वहीं पे अगर ये काम वाटर शो करने लगे तो उसको नाम बदल के हम ऑस्मोसिस रख देते हैं, और कुछ नहीं। जानते भी होंगे डिफ्यूजन अगर वाटर का होता है, मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर है? और इस काम में कोई खर्चा नहीं होता एनर्जी का, तो फ्री का खर्चा फ्री का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्री फंड में जाने देता है इन मटेरियल्स को। कौन कौन? न्यूट्रल सॉल्यूट्स और पानी। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स के केस में हम उसे डिफ्यूजन बोल देते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, और वाटर के केस में हम उसे ऑस्मोसिस बोल देते हैं, पर हमारी भाषा में उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में केवल सॉल्यूट को अपनी कंसंट्रेशन देखने कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, या वाटर को केवल अपनी कंसंट्रेशन देखने कहाँ ज्यादा है कहाँ कम, क्योंकि हमेशा मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। बट इस काम में उन्हें कोई खर्चा तो नहीं करना ना, उन्हें कोई एनर्जी तो वेस्ट नहीं करनी ना, उन्हें केवल अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेक करना है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई टैक्स नहीं, कोई वसूली नहीं कर पाएगा उनसे, कोई एनर्जी नहीं की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस मोशन के लिए या इस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसी वजह से इसको नाम देते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हर किसी को एक जैसा ट्रीट तो नहीं करता ना, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब कुछ के लिए ये बड़ा बदतमीज है, उनसे पैसे मांगेगा, ये क्या उनसे पैसे मांगेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स जो पोलर होते हैं नेचर में, तो वही लिखा है, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अभी आपको पता है लिपिड की बाइलेयर है, दैट इज नॉन पोलर। क्लियर है? तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर किसी के लिए एक जैसा नेचर तो नहीं हो सकता ना इसका, तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, क्लियर है, उनको ये पास नहीं होने देता, तो वही लिखा है, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, तो इन्हें एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। क्या? किसी एक बिचौलिया, एक तरीके से इन्हें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी कि जिससे वो गाड़ी एक तरफ से उन्हें लोड करे और दूसरी तरफ जाके उसे छोड़ दे, तो वो कैरियर प्रोटीन का काम करती है। तो इन शॉर्ट ये अपने हिसाब से, जैसे पिछले वाले ऑस्मोसिस या सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट से अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बिना एनर्जी खर्च किए मूव कर पा रहे थे, बट कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस नॉन पोलर मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, और उनको किसकी जरूरत होती है? एक कैरियर प्रोटीन की। और वो कहां पर मिलते हैं? उस मेम्ब्रेन में मिलते हैं, तो वही लिखा है, as polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane। membrane में प्रोटीन होते हैं, आपको पता है, तो उन्हीं में से कुछ प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स का काम करते हैं, और इन्हीं कैरियर प्रोटीन्स की मदद से ये फैसिलिटेट कराते हैं इस ट्रांसपोर्ट को। तो वही लिखा है क्या? as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport, उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करने के लिए, किसके थ्रू? अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो जब भाई कैरियर आएगा, गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने जाएगी, तो पैसे तो मांगेगा, तो वही लिखा है। तो क्या? अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दी मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी वजह से कुछ आयंस होते हैं, कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलते हैं। तो पिछले वालों में तो जब पैसा वसूल नहीं कर रहा, यहाँ पे मान लो ये प्रोटीन है, क्या है ये? सीपी, शॉर्ट में लिख दूं कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये आउट है, ये इन है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, ए नेगेटिव, कोई मॉलिक्यूल एम नेगेटिव बोल देता हूं, या एम पॉजिटिव, ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको मूव कराना है तो इसको इसकी मदद लगेगी कैरियर प्रोटीन की। क्लियर है? तो सीधी बात है, जब कोई आदमी पैसा खर्च कर ही रहा है तो उसे ग्रेडियंट से क्या मतलब है? क्लियर है? तो जब भाई उसको पैसा खर्च करना ही है तो वो क्या करेगा? ग्रेडियंट का चार्ट डालेगा, तो वो कहेगा मैं तो उल्टा चलूंगा भाई, उल्टा नाचूंगा, नाच भाई, पैसे दिए तूने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज है क्या, जब इसने एनर्जी खर्च करी है तो इसे ग्रेडियंट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही चलते हैं, ये उल्टा ही नाचते हैं। सीधी बात है, जिसके दिमाग में ये भर के हमने पैसे दिए, सीधी बात है, हम अपने व्यस्त देखेंगे तो उल्टा ही नाचता है वो आदमी, वो उल्टा ही नाचता है। तो वही चीज है। तो क्या लिखा है? अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स, क्या? as a few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration। मतलब उल्टे ही नाचेंगे, तो ये इनकी कंसंट्रेशन जहां कम है वहां से ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तभी तो इन्हें गाड़ी की व्यवस्था लग रही है, तभी तो इन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वही लिखा है, सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी, यही है हमारी बॉडी में पैसे, एटीपी ही होती है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पैकेट है,
तो वही लिखा, सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या एटीपी यूटिलाइज होती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये यहां से यहां जाएगा इसकी मदद से। यहां पे कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी, और यहां पे कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी। तो सीधी बात है, जब पैसे खर्च किए तो ये उल्टा तो चलेगा ही चलेगा, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पूरा लिख लेना, क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, जिसमें कैरियर प्रोटीन की मदद लगती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टाइप के मॉलिक्यूल से पैसे वसूलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या एनर्जी। क्लियर है, तो ऐसा जनरली हमें देखने को मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप में। जब हमें आयंस को अंदर या बाहर भेजना होता है, सोडियम और पोटेशियम को, तो वो पंप और कुछ नहीं, प्रोटीन ही होते हैं, सोडियम पोटेशियम के पंप। तो सोडियम आयन को अंदर बाहर भेजना है, पोटेशियम आयन को अंदर बाहर भेजना है, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से होता है। ये कैरियर प्रोटीन्स है, ये कुछ नहीं, चैनल्स होते हैं, इनकी मदद से सोडियम आयन या पोटेशियम आयन सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। क्लियर है, और वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिटली मूव करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। वहीं पे नॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या वाटर की मोशन देखें तो वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उन्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। तो वही चीज बोल रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है, हर किसी के लिए एक जैसा वो बिहेव नहीं करती। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये टाइप का बिहेवियर है, और नॉन पोलर या वाटर के लिए वो पैसिव ट्रांसपोर्ट टाइप का उसका बिहेवियर है। क्लियर है, तो इसी काम में आती है। तो मेन फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट कराना मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, कंपाउंड्स को अपने थ्रू। क्लियर है, चाहे वो सेल के अंदर जा रहे हो, चाहे वो सेल के बाहर जा रहे हो। और वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर किसी को एक जैसा ट्रीट नहीं करती। किसी किसी से तो एनर्जी यूज करवाती है, और किसी किसी में बिना एनर्जी के भी काम चला देती। जहां पर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। उसका मेन फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारी चीजें आपको डिस्कस करा दी। क्लियर है, तो ये भाई सेल का पहला पार्ट कवर हुआ है, पहला स्ट्रक्चर कवर हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद एक सेल वॉल के बारे में और सुन लीजिए। क्लियर है, क्योंकि प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर्स की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अभी तो सेल के अंदर गया ही नहीं हूं, अभी तो सेल की लेयर्स जो कवर है उसको एक्सप्लेन किया है। तो सोचो सेल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है ना। अब दूसरा, अब ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें जनरली एनिमल सेल में मिलती है, प्लांट में तो मिलेगी। तो मेन काम यही होता है इसका। ठीक है ना। अब सेल वॉल की बात कर लूं तो वो स्पेसिफिकली मैं प्लांट्स के लिए बात करूंगा, क्योंकि एनिमल्स में तो सेल वॉल की प्रेजेंस होती नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल सुनना अब ध्यान से, ठीक है ना। देखो क्या, अब सेल वॉल मैंने जैसा कि बोला मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का, एनिमल में तो मिलती नहीं। अब ये है क्या क्या काम करती है वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया। अब सेल वॉल का इतना ज्यादा कोई डिटेलिंग काम नहीं है, बस फंक्शन देख लीजिए और किसमें किस टाइप की या किस कंपाउंड की मिलके बनी हुई होती है वो देख लीजिए, मोर देन इनफ। ठीक है ना। तो सुनना जरा, क्या सेल वॉल की बात कर रहा हूं। क्या, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो असल में कुछ नहीं, एक ऊपर की कवरिंग होती है, हार्ड होती है, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की कवरिंग जनरली फंजाई या फंगी और प्लांट्स में देखने को मिलती है। किसमें, फंगी एंड प्लांट्स में देखने को ये मिलती है। क्लियर है। तो अब इसका काम क्या होता है, मेन काम देखना। जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन का काम देखा, अब सेल वॉल का भी तो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो आ रही है। तो वो देखिएगा, क्या सेल वॉल का काम क्या देखा है। सेल वॉल not only gives the shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provide barrier to undesired macromolecules। केवल इसका काम सेल को शेप देने या प्रोटेक्ट करने का नहीं होता, उसके साथ साथ ये एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्शन कराने में और एक बैरियर बनाने में काम करती है। किसके लिए बैरियर, कुछ अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर का भी काम करती है। कौन, सेल वॉल। क्या बोल रहा हूं, केवल ये शेप सेल की या प्रोटेक्ट करने का काम, कैसे, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। केवल यही दोनों बेसिक काम नहीं है सेल वॉल के, ये तो होते ही होते हैं काम। क्या, सेल को शेप देना और सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ ये सेल वॉल एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्शन कराने में
और अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल का बैरियर की तरह काम करने में भी हेल्प करती है। क्लियर है? तो ये मेन फंक्शन है सेल के, सेल वॉल के, क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है ना। अब बनी एल्गी में या प्लांट में कई चीज की या किस कंपाउंड की बनी हुई होती है सेल वॉल, वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जैसे कि यहां पे दे रखा है आपको एल्गी का और प्लांट्स का, तो सुनना जरा। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, मार्क करो, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। क्या आएगा कि सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आता है किसकी है ये, एल्गी की सेल वॉल में कॉम्पोजिशन, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट्स में, वाइल इन अदर प्लांट्स उसमें बात करें तो वहां पर मिलती है, दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं प्लांट्स के लिए मैं आपके लिए, उनमें मिलती है हमें सेल्यूलोज की, दोनों में कॉमन आ रहा है, हेमी सेल्यूलोज की, पैक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की। तो फर्क है दोनों में, एल्गी में अलग कंपाउंड्स की बनी है और प्लांट्स में अलग कंपाउंड्स की। एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की दिखती है, वहीं पे जो हम बाकी के प्लांट्स में बात करें तो उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। क्लियर है? तो ये है फर्क एल्गी की सेल वॉल में और प्लांट की सेल वॉल में। अब ये सेल वॉल भी बेटा दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी वॉल होती है और एक सेकेंडरी वॉल होती है। वही फर्क है जैसे प्राइमरी टिश्यूज और सेकेंडरी में होता है ना, प्राइमरी जो इनिशियल फेज में होती है, सेकेंडरी जो बाद में जाके मिलती है, वही काम यहां पर होता है सेल वॉल का। तो सुनना जरा, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो असल में जो बचपन में मिलती है, जब प्लांट नया नया डेवलप हुआ है, यंग प्लांट है, उसके अंदर जो सेल वॉल मिलती है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, उसमें ग्रोथ हो सकती है। बट जैसे ही प्लांट मैच्योर होता चलता है, बूढ़ा होता चलता है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल हट जाती है, डिमिनिश हो जाती है, या फिर इसके अंदर जो ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो वही लिखा है क्या, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminish as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell। तो कुछ नहीं, मान लो एक सेल वॉल है प्राइमरी, क्लियर है, और अंदर यहां पर है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूं। किससे बना दे रहा हूं बेटा? डॉटेड लाइन से। तो इनिशियली ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो तो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, बट जैसे ही ये प्लांट मैच्योर होता जाता है, सेल मैच्योर होती जाती है, तो ये वाली सेल वॉल डिमिनिश होती जल्दी जाती है और एक सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। ये प्राइमरी वाली डिमिनिश हो जाती है और ये सेकेंडरी मोटी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। तो ये कम हो जाती है प्राइमरी वाली धीरे 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 खत्म होती चली जाती है, उसकी ग्रोथ वाले सारी अब काम की नहीं है, ग्रोथ हो चुकी है, मैच्योर हो चुका है, और एक सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ डेवलप हो जाती है और ऊपर थोड़ी अमाउंट में प्राइमरी सेल वॉल बैठी हुई होती है। क्लियर है? तो ये सेल वॉल भी दो तरीके की मिलती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। क्वेश्चन आया हुआ है प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ पॉसिबल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल में ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी सेल वॉल के बारे में। अब एक और लेयर मैंने आपको दिखाई थी, मिडिल लैमिला। दिखा भी देता हूं आपको प्लांट सेल में वापस से लाके, मिडिल लैमिला। एक सेकेंड वेट करिएगा, ये रहा दिख रहा होगा। मैंने बोला था एक इंटरकनेक्शन का काम करती है, मैंने बोला था ये मिडिल लैमिला एक इंटरकनेक्शन का काम करती है। वो सुनना जरा, देखिएगा मिडिल लैमिला पे मैं वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ध्यान से सुनना। मिडिल लैमिला की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मिडिल लैमिला की। देखना क्या, द मिडिल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मार्क करो, क्वेश्चन आता है, काय की बनी हुई होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और ये क्या होल्ड करने का काम करता है? ग्लू, एक ग्लू की तरह काम करता है, विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और ये दो डिफरेंट बगल बगल वाली सेल्स को चिपका के रखने का काम करती है, ग्लू करने का काम करती है, होल्ड करने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्वेश्चन आता है काय की बनी होती है और क्या काम में आती है। क्लियर है? हाँ या ना? और इन्हीं सेल वॉल और मिडिल लैमिला में क्या ट्रांसवर्स एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो वही लिखा है, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला मे बी ट्रांसवर्स, तोड़ दी जाती है। क्लियर है? कैसे? प्लाज्मोडेस्माटा से, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो असल में इन सेल वॉल और मिडिल लैमिला में ट्रांसवर्स क्या कट लग जाते हैं, चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर देख ले, ध्यान से देखना, देखो
ये चैनल क्रिएट होगा किसके बीच में, एक सेल वॉल है उसके बीच में, और ये मिडिल लैमेला जो पतली सी जा रही है उसके बीच में। क्लियर है, एक चैनल क्रिएट होगा और ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल तो ये हो गया, ट्रांसवर्स ऐसे होगा, कट कर दिया, देख ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये सब क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जो क्या करेंगे इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इधर बगल में भी एक और दूसरी सेल होगी, यहां पर मान लो एक बगल में एक और सेल होगी, उस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करती है। हाँ या ना? तो ऐसा तो है नहीं केवल एक ही टाइप की सेल्स होगी, और भी सेल्स होंगी, वो भी तो दिखेंगी। हाँ या ना? तो ढंग से थोड़ा बना दूं मैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो देखना जरा। अब जैसे जरूरी थोड़ी यही सेल है, एक और सेल है मान लो, हाँ या ना, एक और सेल है, ये थोड़ी और डिजाइन गंदी हो गई, एक सेकंड रुकिएगा, तो उसका जो साइटोप्लाज्म ऐसे बना लो इस तरीके से, सेल वॉल कनेक्टेड हो रही है, मान लो ऐसे सेल जुड़ गई, ठीक है ना। तो इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको इस सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम ये करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। कौन करेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये ट्रांसवर्स कट लगा दिए गए हैं किसमें, सेल वॉल में और मिडिल लैमेला में। क्लियर है, तभी ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बन पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है क्या, द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। क्लियर है, तो ये बेसिक सा काम होता है। मेन काम क्या है मिडिल लैमेला का, दो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने का। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये बात हो गई भैया सेल वॉल की। तो मैंने आपको सेल का आउटर मोस्ट कवर समझा दिया, काय का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। क्लियर है, तो ये अभी सेल की स्टार्टिंग हुई है। यूकैरियोटिक सेल्स के एक एक स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में समझाने जाऊंगा, इसीलिए मुझे थोड़ा ज्यादा सेशंस बनाने पड़ेंगे बच्चों। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। क्लियर है, तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा ही लेंथी सेशन हो जाएगा। अगले सेशन में हम बची हुई ऑर्गेनील्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में कर रहे हैं, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो बताना ही बताना था। अब अगले सेशन में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनील्स आती हैं और वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करती हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये असल में मैंने बोला ना कि आपको सेल की ऑर्गेनील्स डिस्कस करूंगा, तो उसको मैं एक सिस्टम की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस सिस्टम में डिफरेंट 2-3 टाइप की आपको ऑर्गेनील्स दिखेंगी सेल की, जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन कर रही होंगी, तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनती है। तो अगले सेशन में अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मजा आएगा। क्लियर है, तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।